नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आगे जुड़ते हैं अपनी एनसीईआरटी की क्लास में। और आज जिस चैप्टर पर हम बात करेंगे वो चैप्टर पर्यावरण और डेवलपमेंट के मुद्दों पर कुछ बातें करता है। नाम भी लिखा होगा, पर्यावरण और धारणीय विकास। पर्यावरण और धारणीय विकास। इसी पर्यावरण और धारणीय विकास के मुद्दे पर हम बात करेंगे। आप कहोगे क्या है ये धारणीय विकास और इसका पर्यावरण से क्या लेना देना है, रिश्ता क्या है इस पर्यावरण से। तो धारणीय विकास के पहले हम कुछ बात बताते हैं। जो ये आधुनिक दुनिया है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद बनी दुनिया है, इस दुनिया ने विकास के नए नए आयामों को देखा है। औद्योगिकरण के नए नए आयामों को देखा है, कृषि के नए नए आयामों को देखा है, परिवहन के नए नए आयामों को देखा है, ग्लोबलाइजेशन के नए नए आयामों को देखा है और इसे ही विकास कहा, इसे ही विकास समझा। शुरू में तो यह बात पता नहीं चली, लेकिन धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया से पूरी की पूरी मानव जाति उस मुहाने पर आकर के खड़ा हो गई है जहां यह विकास ही उसका संपूर्ण विनाश कर देगा। हम सब उस मुहाने पर खड़े हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, या जो लोग सहज है, सजग है, उन्हें पता चल रहा है। आज हमारा जल, हमारी जमीन, हमारी हवा, हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारे जीव जंतु सभी सुरक्षित हो गए। और याद रखिएगा हमारी बात को, जल, जंगल, जमीन यदि सुरक्षित नहीं है तो मानव जीवन भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली से गौरैया लुप्त हो जाती है, भारत से गिद्ध लुप्त हो जाता है, लुप्त होने की कगार पर है गिद्ध है। हमारे घर आंगन की गौरैया लुप्त हो गई। आप जब एयर इंडेक्स निकालते हैं तो हम कहते हैं दिल्ली, गाजियाबाद ये ऐसे शहर है जहां आदमी सांस लेता है तो दिन भर में जितनी सांस लेता है वो उतना ही नुकसान पहुंचाती है जितना आदमी एक दिन में 40 सिगरेट पीने से उसको नुकसान होता है। पानी पीने लायक नहीं है, जहरीला पानी है। नॉर्मल पानी कोई पी ले तो मर जाएगा। अगर आप दिल्ली महानगर कभी आइएगा तो यमुना को देखिएगा। यह एग्जाम्पल सिर्फ दिल्ली और यमुना का तो मैं ले रहा हूं, कमोवेश स्थितियां पूरे देश की ही ऐसी हैं। हमारी गंगा, जिसे हमने मां कह के संबोधित किया, जो मुल्क का पालना रही है, आज कानपुर में जाकर के उनके पानी को देखिए, पीने लायक नहीं। बात सिर्फ गंगा, दिल्ली, यमुना की नहीं है, कमोवेश यही स्थिति संघाई की भी है, यही स्थिति बीजिंग की भी है, यही स्थिति टोक्यो की भी है, पूरी दुनिया की यही स्थिति। अर्थात विकास प्रक्रिया ने उस मुहाने पर ला करके इस दुनिया को खड़ा कर दिया कि हमारी विकास प्रक्रिया ही हमारा विनाश कर देगी। ऐसे में एक चिंतन शुरू हुआ कि हम करें क्या। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ पर्यावरण है। विकास की इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है, और इतना अधिक पर्यावरण नष्ट हो चुका है कभी इसे संभाला नहीं जा सकता। तो क्या छोड़े क्या पकड़े। अगर विकास को छोड़ देते हैं, पर्यावरण को पकड़ लेते हैं, तो विकास को छोड़ने की कीमत ये 6-7 अरब की जनसंख्या चुकाएगी। पूरी पृथ्वी की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। हम अपने देश की देखें तो हम अपनी दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश बन गए। इतनी बड़ी जनसंख्या की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि आज हम विकास को नहीं छोड़ सकते। आप कल्पना करके देखिए, आपके जीवन में इलेक्ट्रिसिटी ना रहे, लोग भूखों मरने लगेंगे। कई लोग कहते हैं बिजली नहीं खाते, हम तो रोटी खाते हैं। अरे भैया, जो आपकी रोटी बनती है जिस गेहूं से ना, उस गेहूं के उत्पादन में बिजली का बहुत बड़ा योगदान है। उस बिजली से ही फैक्ट्रियों में खाद बनती है, उस बिजली से ही बड़े बड़े लैब चलते हैं जहां उन्नत किस्म के बीज बनते हैं, उस बिजली से ही मशीनरी बनती है, उस बिजली से ही आपके खेतों की सिंचाई होती है। यानी बिजली अगर नहीं है तो रोटी भी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि कोयला जला जला करके जो हम बिजली बना रहे हैं, उस बिजली से इतना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं कि वह कार्बन जो वायुमंडल में इकट्ठा हो रहा है वह उन परिणामों को प्रदान करेगा कि न हम रह जाएंगे, न हमारी रोटी रह जाएगी, न हमारी जरूरतें रह जाएंगी। ऐसे में यदि विकास को छोड़ ही नहीं सकते हैं, समस्या है कि विकास को नहीं छोड़ सकते हैं, तो पर्यावरण हमें खुद नष्ट कर देगा।
समझना बात को। यदि हम विकास को छोड़ दें, हम नहीं डेवलपमेंट करेंगे, हम लौट जाएंगे अपने आदिम युग में, चलो हमारा पर्यावरण ठीक हो जाएगा। लेकिन समस्या है कि हम अब आदिम युग में लौट नहीं सकते हैं। हमारी अब जरूरतें बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। यानी हम विकास को अगर छोड़े पर्यावरण को बचाने के लिए तो भूखे मर जाएंगे। तो लोग सवाल करेंगे छोड़े क्यों जब मर ही रहे हैं तो। और अगर पर्यावरण को छोड़ देते हैं, विकास को ही पकड़े रहते हैं, तो पर्यावरण इतना नष्ट हो जाएगा कि हम रह नहीं पाएंगे। यानी हम एक दोराहे पर आकर के खड़े हैं। एक अजीब सा दोराहा है मानव जाति के लिए, जाए तो किधर जाए। एक तरफ पर्यावरण, एक तरफ विकास, छोड़ दोनों को नहीं सकते हैं, पकड़ में दोनों एक साथ नहीं आ रहे। तो चिंतन मंथन चला, ढेर सारे लोगों ने इस पर राय दिया, ढेर सारे लोगों ने इस पर विचार दिया, और लोगों की राय ये निकल करके आई कि डेवलपमेंट के उस मॉडल की ओर बढ़ा जाए जो पर्यावरण का संरक्षण करता हो, पर्यावरण को साथ साथ लेकर के चलता हो। बात ये उठी कि उस विकास की प्रक्रिया को चुना जाए, उस विकास के मॉडल को चुना जाए, उस विकास के मॉडल को स्वीकारा जाए जो विकास भी करता हो, पर्यावरण का संरक्षण करता हो। अर्थात विकास पर्यावरण की कीमत पर ना होता हो, विकास जल जंगल जमीन की कीमत पर ना होता हो। एक ऐसा विकास जो हमारी आज की जरूरतों को भी पूरा करे और हमारे भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करे, यानी प्राकृतिक संसाधनों को, पर्यावरण को भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखे। ऐसे विकास के मॉडल पर चर्चा शुरू हुई, चिंतन शुरू हुआ, और जो मॉडल निकल करके आया, विकास का जो नया मॉडल निकल करके आया, उसी को कहा गया धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो और इस धारणीय विकास के बारे में कहा गया कि पूरी दुनिया को अगर अपने आप को बनाए रखना है, अपने आप को बचाए रखना है, दुनिया बनी रहे, तो हमें पर्यावरण को साथ लेकर के चलना है, और पर्यावरण का सहयोगी जो भी विकास का मॉडल होगा उसको साथ लेकर के चलना है। इसीलिए कहा गया उसे धारणीय विकास। धारणीय विकास की अगर सीधी साधी परिभाषा कहा जाए तो एक ही निकलती है, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा एक ही निकलती है कि ऐसा विकास जो पर्यावरण के संरक्षण पर जोर देता है, विकास की ऐसी प्रक्रिया जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, संरक्षित करती है। जैसे मान लो हम पेट्रोल की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन निकलता है, धुआं पूरे पर्यावरण का प्रदूषण करता है। अगर हम पेट्रोल की गाड़ी की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग कर दें, धुआं तो उससे नहीं निकलता है। हम हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का प्रयोग कर दें, धुआं तो उससे नहीं निकलता है। हमारा विकास भी रह जाएगा, धुआं भी नहीं निकलेगा, पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा। यानी अगर कोई विकास का मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण पर जोर दे रहा है तो वो कौन सा है? धारणीय विकास का। इलेक्ट्रिसिटी हमारी जरूरत है, लेकिन हम कोयले से जला जला करके बनाते हैं, तो एक तरफ बिजली बनती है, दूसरी तरफ वातावरण में ढेर सारा कार्बन उत्सर्जन होने लगता। लेकिन अगर हम जो थर्मल पावर में कोयले से बिजली बनाते हैं उसकी जगह हम सोलर एनर्जी का ज्यादा प्रोडक्शन करें, उसकी जगह हम विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा का ज्यादा प्रोडक्शन करें, उसकी जगह हम एटॉमिक एनर्जी का ज्यादा प्रोडक्शन करें, उसकी जगह हम टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा का ज्यादा प्रोडक्शन करें। परमाणु ऊर्जा से भी प्रदूषण होता है, लेकिन इनकी तुलना में थोड़ा कम होता है। अगर हम ज्वारीय ऊर्जा से ज्यादा विद्युत का उत्पादन करें, छोटे छोटे डैम बनाकर के विद्युत का उत्पादन करें, तो बिजली भी मिलेगी और पर्यावरण का नुकसान भी कम से कम होगा। ये हमने धारणीय विकास के एक दो एग्जाम्पल बताए। तो आइए चर्चा करते हैं मुद्दों पर, पर्यावरण के मुद्दों पर और फिर धारणीय विकास के मुद्दों पर। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया। आखिर ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि दुनिया आज विकास के जिस मॉडल की ओर चलना चाह रही है, जाना चाह रही है, उसे हम कहते हैं धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे ही सतत विकास भी कहा जाता है। यह पर्यावरण के साथ साथ चलती है। तो पहले पर्यावरण को समझते हैं,
और उसके बाद धारणीय विकास को समझेंगे, पर्यावरण की कुछ समस्याएं समझेंगे। तो आइए, पर्यावरण जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि आखिर पर्यावरण की परिभाषा क्या होगी और इसके कार्य क्या है। यानी सबसे पहले हमें समझना होगा पर्यावरण की परिभाषा, फिर समझने होंगे इसके कार्य। इसकी परिभाषा मैं ऐसे समझाता हूं, देखो, आप अपने आसपास देखो, जब ये वीडियो देखना का तो अपने आसपास देखना भी, जहां आप रहते हो वहां दो चीजें मिले, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट, इसे अजैविक पदार्थ भी कहते हैं, अजैविक पदार्थ भी कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। दूसरा, आपको अपने जैसे इनमें आपको पानी दिखेगा, जल दिखेगा, इनमें आपको जमीन दिखेगी, जिस भूमि पर आप बैठे होंगे वो दिखेगी, हवा दिखेगी, वायु, एयर लिख देते हैं, वायु दिखेगी, ठीक, आपको चट्टानें दिखेंगी, ये सब दिखेंगी, आपको सौर ऊर्जा दिखेगी, सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी, ये सब दिखेंगी, दिखेंगे, कहीं भी होगे, पानी आपके आसपास होगा पीने वाला, नहाने वाला, जमीन दिखेगी, वायु में सांस ले रहे हैं, चट्टानें दिखेंगी, सौर ऊर्जा दिखेंगी, ये सब अजैविक पदार्थ। दूसरा, आपके आसपास जैविक पदार्थ भी दिखेंगे, दूसरा आपके आसपास, इसे बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जैविक पदार्थ भी दिखेंगे। दूसरा क्या दिखेंगे? जैविक पदार्थ दिखेंगे। समझना, इस जैविक पदार्थ में आपको जीवन दिखेगा। जीवन मतलब उन सभी चीजों में जहां जीवन है, जैसे पौधे दिखेंगे, पौधे दिखेंगे, जंतु दिखेंगे, जानवर दिखेंगे, पशु पक्षी इसमें भी आ जाते हैं, चलो पक्षी को अलग से कर देते हैं भाई, पक्षी दिखेंगे, मानव दिखेगा, यही तो है दुनिया, दिखेंगे ना। यानी जहां आप हम रह रहे हैं वहां बायोटिक कंपोनेंट भी है, एबायोटिक कंपोनेंट भी, अर्थात अजैविक पदार्थ भी हैं और जैविक पदार्थ भी, निर्जीव वस्तुएं भी हैं और सजीव वस्तुएं भी। आप देखते होंगे, याद रखना, इन दोनों के बीच एक संबंध है, इन दोनों के बीच एक रिश्ता है, इन दोनों के बीच क्या है? एक संबंध है, अंतर संबंध है। ये दोनों अलग थलग नहीं है, ये पौधा इससे कुछ ले रहा है, इनको कुछ दे रहा है, लेन देन चल रहा है। यानी अजैविक पदार्थों और जैविक पदार्थों के बीच एक अंतर संबंध होता है, अंतर संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। ये क्या होता है? अंतर संबंध होता है, रिलेशन होता है। इसी अंतर संबंध को पर्यावरण कहते हैं, इसी अंतर संबंध को पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यानी पर्यावरण क्या है? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे आसपास जैविक और अजैविक पदार्थ हैं, इन सब के बीच के रिश्ता ही पर्यावरण कहलाता है। क्या सुनते हो ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इन सब के बीच के अजैविक पदार्थों और जैविक पदार्थों के बीच का रिश्ता ही, संबंध ही पर्यावरण कहलाता है। ये इसको कुछ देता है, ये इसको कुछ देते हैं, ये लेन देन ही पर्यावरण कहलाता है, अंतर संबंधी पर्यावरण कहलाता है। ये अंतर संबंध जितना बेहतर होगा पर्यावरण उतना बेहतर होगा, ये अंतर संबंध जितना खराब होगा पर्यावरण उतना खराब हो जाएगा। मान लो जैविक पदार्थों ने अजैविक पदार्थों से जितना लिया उतना ही दे दिया, तो बेहतर पर्यावरण है। लेकिन जैविक पदार्थों ने अजैविक पदार्थों से ले ज्यादा लिया, कम दिया कम, तो रिश्ता बिगड़ गया, पर्यावरण बिगड़ गया, वही पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। तो यहां हमको सीखना था कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है और पर्यावरण के कार्य क्या है। तो पर्यावरण की परिभाषा समझ गए, यानी हमने यही बताया
कि जैविक पदार्थों और क्या बताया कि जैविक पदार्थों और अजैविक पदार्थों और जैविक पदार्थों के बीच के अंतर संबंध को पर्यावरण कहते हैं। इनके बीच के रिश्ते को हम पर्यावरण कहते हैं। तो आइए देखिए, एनसीईआरटी भी यही बात कह रही है, ठीक, कि पर्यावरण में सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी जीवित तत्व जैसे पक्षी, पशु, पौधे, वन, मछली आदि क्या है? जैविक तत्व है। जबकि हवा, पानी, भूमि अजैविक तत्व है। चट्टान और सूर्य की किरणें भी पर्यावरण के अजैविक तत्वों में शामिल होते हैं। पर्यावरण के बीच, अब देखो पर्यावरण की परिभाषा भी यही लिखा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी इनके अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं तो सही पर्यावरण कहते हैं। इनका अंतर संबंध ही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण की परिभाषा जिंदगी में कभी ना भूलेगी ना, मुझे बताना जरूर आप लोग। समझ में आ गई बात ना? कभी ना भूलेगी ना? मेरे विद्यार्थी गौर से सुने, बताना मुझे क्लास के बाद कि कभी नहीं भूल रही, ये चीजें याद हो रही हैं। अब अगली बात, चलो भाई, अब यहां हमने समझा था कि पर्यावरण की परिभाषा तो हो गई, अब पर्यावरण के कार्यों की हम बात करते हैं। तो अब हम थोड़ा समझते हैं पर्यावरण के कार्य। पर्यावरण के अगर हम कार्यों की बात करें तो पर्यावरण मोटे तौर पर करता तो ढेर सारे काम है, लेकिन मोटे तौर पर यह चार बड़े जरूरी कार्य करता है। चार बड़े जरूरी कार्य करता है और इन्हीं चारों में देखना तकरीबन सब आ जाएंगे। पहला कार्य करता है कि यह संसाधनों की पूर्ति करता है। क्या करता है? संसाधनों की पूर्ति करता है। हमें आपको जितने रिसोर्सेज मिलते हैं कौन देता है? पर्यावरण भी देता है भाई। हमें आपको खाने के लिए अनाज मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? पर्यावरण से मिलते हैं। हमें आपको लकड़ियां मिलती है, कहां से मिलती है? पर्यावरण से मिलती हैं। हमें आपको दुनिया भर के खनिज मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? पर्यावरण से मिलते हैं। और जिन संसाधनों की पूर्ति करता है उसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल हैं। नवीकरणीय संसाधन मतलब दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है, जल्दी बनाया जा सकता है। जैसे पर्यावरण से हमें लकड़ियां मिल रही हैं, हम दोबारा जंगल लगा सकते हैं, दोबारा पेड़ पौधे लगा सकते हैं। लेकिन गैर नवीकरणीय का मतलब होता है पर्यावरण से हम लोहे ले रहे हैं, धरती खुदाई करके लोहे हीरे ले रहे हैं, अब इतना जल्दी लोहा तो नहीं बन सकेगा धरती के अंदर। यानी पर्यावरण का जो पहला महत्वपूर्ण काम है कि यह संसाधनों की पूर्ति करता है जिसमें नवीकरण और गैर नवीकरण दोनों होते हैं। समझना। दूसरा काम बड़ा मजेदार है, यह अवशेषों को समाहित कर लेता है। यह अवशेषों को समाहित कर लेता है। यह अवशेषों को समाहित कर लेता है। याद रखना, बड़ी मजेदार आपको एक बात बता रहा हूं। पर्यावरण में पूरे के पूरे यूनिवर्स में अगर नेचुरल रूप से यूनिवर्स को देखा जाए तो कुछ भी कचरा होता ही नहीं है। क्या बनावट है? कभी ध्यान लगा करके सोचना इसको। प्रकृति कचरा उत्पन्न नहीं करती है, कचरा मनुष्य उत्पन्न। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बेकार। हर चीज मरती है, खपती है, नए रूप में बन जाती है। जो जीव है वो तो मरता है, खपता है। जानवर मरेगा, धरती पर गिरेगा, धीरे धीरे सड़ जाएगा, बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज कर लेंगे। डिकम्पोज करके क्या करेंगे? मिट्टी में मिला देंगे, उसे पुनः नेचुरल प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब में तोड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी के लिए वो फर्टिलाइजर बन जाएगा, खाद बन जाएगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बना देगा और फिर उन्हीं उर्वरा शक्ति में कोई पौधा उगाएगा। यानी जो पौधा उगा है उसी जानवर के अवशेष से उगा है, उन्हीं के उसी को खाद पानी के रूप में इस्तेमाल करके पौधा उगाएगा। उस पौधे को पुनः कोई जानवर खा लेगा, पुनः वो मरेगा, ऐसे चक्र चलता रहेगा। हर चीज का आपको चक्र मिलेगा, साइकिल मिलेगा।
पानी है, वर्षा होगी, समुद्र में जाएगा, पुनः जलवाष्प बनेगा, पुनः ऊपर जाएगा, पुनः वर्षा बन के आएगा। पूरे के पूरे यूनिवर्स में 1 ग्राम अगर इस प्रकृति को प्राकृतिक अवस्था में छोड़ दिया जाए, तो यूनिवर्स तो छोड़ो, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं, पूरे पृथ्वी पर 1 चम्मच कचरा नहीं है, कचरा है ही नहीं। प्रकृति अपने ओरिजिनल फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट करती ही नहीं। वेस्ट का प्रोडक्शन मानव करता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में एक क्षमता है, यह अवशेषों को समाहित कर लेती है, यानी इस्तेमाल के बाद जो बचता है उसे अपने आप में समाहित करके उपयोग कर लेती है। कुछ भी तो दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण काम करती है। अभी जो प्रदूषण है ना, वो इसी का परिणाम है क्या कि पृथ्वी के अवशेषों को समाहित करने की एक लिमिटेशन है, एक क्षमता है। हमने क्या किया, इतना ज्यादा वेस्ट बना दिया है, उसकी क्षमता से ज्यादा कचरा उत्पन्न कर दिया, तो पृथ्वी समाहित नहीं कर पा रही है, वही प्रदूषण हो गया। तो दूसरा जो काम है कि यह अवशेषों को क्या करती है, समाहित कर लेती, कुछ भी वेस्ट नहीं। आयुर्वेद में लिखा है कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसका औषधीय उपयोग ना हो सकता। बड़ा मजेदार चीज है, जिस वनस्पति का भोजन में उपयोग नहीं है उसका औषधि में उपयोग है। पूरी दुनिया में जितनी वनस्पतियां, गौर से देखो, या तो भोजन के उपयोग है या तो औषधि के उपयोग है। हमने तो अपने स्वाद के लिए न कह दिया कि ये गोभी है, भिंडी है या आलू है। अरे दुनिया भर की घासें हैं, खाइए ना, सब पौष्टिक है। और जो खाने योग्य नहीं है, जो विषैली है, वो दवा योग्य है। आप लोग को बचपन में जब आप लोग होते होंगे, मुझे याद है गांव में हम लोग रहते थे तो एक पेड़ होता था धतूरा का, एक पेड़ होता मदार का, भांग का पेड़। भांग तो खैर लोग नशे में भी इस्तेमाल करते हैं। धतूरा, भांग, मदार, हमारा या आप सबका परिचय इससे इसलिए हुआ कि सब शिव जी को चढ़ाया जाता था। और बचपन में हमारे गांव में हमारे माता पिता सिखाते थे कि ये जो भांग होता है, ने धतूरा होता है, मदार होता है, बड़ा जहरीला है। जहरीला है कि नहीं है? आप धतूरे का साग बना के नहीं खा सकते हो, आदमी मर जाएगा। धतूरे के पौधे के जूस बना के नहीं पी सकते हो, आदमी पागल हो जाएगा। धतूरे का बीज इतना जूस बना के पिला दिया जो पागल हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। भांग को पूरा पीस करके पिला दिया, पागल हो जाएगा, एकदम ज्यादा पीले पागल ही हो जाएगा। और थोड़ा पीने वाले देखो कैसे नशे में डोलते रहते हैं। मैं अक्सर बचपन में सोचता था, इनको क्यों बनाते हैं, भगवान ने इनको क्यों बनाया। मैं अपनी बात बता रहा हूं, इनका जब खाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता तो क्यों बनाया। खैर छोड़ो, आज की हालत में आपको बताऊं, धतूरे का, मदार का, मदार को ही धतूरा कहा जाता है या दोनों अलग अलग, धतूरे का मेडिसिनल यूज बहुत बड़ा है। धतूरे का मेडिसिनल यूज बहुत बड़ा है, भांग का मेडिसिनल यूज बहुत बड़ा है। प्रकृति ने दिया, हमें सिर्फ खोजना है। आज बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां बनाई जाती है उस भांग और धतूरे मदार से। यानी आयुर्वेद ने जो कहा था वो सच आज हो रहा है। इस धरती पर 2 ही प्रकार की वनस्पतियां हैं, या तो उनका भोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है या औषधि के रूप में। तीसरा बेकार वनस्पति कोई है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, बेकार। समझना बात को, सब कुछ उपयोगी है और जो नष्ट हो जाता है उसे अवशेष के रूप में समाहित कर लेता है। तो ये 2 काम हो गया। तीसरा काम है पर्यावरण का, कि यह जननिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। मतलब जैविक विविधता मतलब क्या, और जननिक विविधता मतलब, जैविक विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्राणियों का अलग अलग अस्तित्व। अपनी तरफ नजर घुमा करके देखो, हजारों प्रकार की घासें, हजारों प्रकार के फूल, हजारों प्रकार के पेड़, हजारों प्रकार के पौधे, हजारों प्रकार के जानवर।
सब अपने में स्वतंत्र है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसे ही कहते हैं विविधता। यह दुनिया, प्रकृति खूबसूरत इसलिए है कि प्रकृति में विविधता है। इतनी ज्यादा विविधता है कि एक ही माँ बाप के 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं एक ही माँ बाप के, लेकिन तीनों चारों की शक्ल, आवाज अलग। विविधता है कि नहीं? हम 3 भाई हैं, तीनों भाई की शक्लें अलग अलग हैं, आवाजें अलग अलग है, हाव भाव आचरण भी अलग अलग है। जानवर के भी बच्चों को देख ले, इसे कहते हैं जैविक विविधता। पशु पक्षी पौधे वनस्पति सब में अलग अलग प्रकार की विविधता। ठीक वैसे ही जैविक विविधता भी है, यानी हर प्रकार के पशु पक्षी पौधों की अपनी अपनी रिप्रोडक्शन की साइकिल होती है और सबकी अलग अलग प्रकार की होती है, एक जैसी नहीं होती है। और यही जैविक विविधता को जन्म देती है। अलग अलग रिप्रोडक्शन प्रोसेस, अलग अलग पॉलिनेशन प्रोसेस ही अलग अलग प्रकार के प्राणियों के, अलग अलग प्रकार के पशु पौधे पक्षियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो पर्यावरण जो तीसरा काम करता है वो जैविक और जैविक विविधता करता है। ठीक, अब थोड़ी आगे बता रहे। ठीक, अब अगर हम ये मोटे मोटे 3 काम है, अगर चौथे काम की ओर बढ़े तो ये तीनों से जुड़ा हुआ काम है और यहीं से आपको प्रदूषण का परिचय हो जाए। एक बात कही जाती है कि पर्यावरण ऊपर के तीनों कामों को बिना किसी व्यवधान के तभी कर सकता है जब यह कार्य उसकी धारण क्षमता की सीमा में हो। यानी जो कार्य कर रहा है वो बिना व्यवधान के तभी करते रहे जो पर्यावरण की धारण क्षमता है, जो पर्यावरण के बर्दाश्त करने की क्षमता है, जो पर्यावरण की प्राकृतिक क्षमता है, नेचुरल क्षमता, उसकी सीमा में। अर्थात इसका हमारे लिए अर्थ क्या है? इसका हमारे लिए अर्थ यह है कि संसाधनों का जो निष्कर्षण होना चाहिए इनकी पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं होना चाहिए। संसाधनों का जो निष्कर्षण होना चाहिए पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसको 2-3 उदाहरण से मैं समझा रहा हूं। संसाधनों का निष्कर्षण मतलब प्रकृति से संसाधनों को प्राप्त करना। आप जंगल से लकड़ी प्राप्त कीजिए, हजारों लाखों साल से मानव प्राप्त करता रहा है, फिर आज ही जंगल खतरे में क्यों पड़े? मानव तो हजारों लाखों साल से पूरा जीवन ही जंगलों से चला है, फिर जंगल आज खतरे में क्यों पड़ा? क्योंकि पहले क्या होता था कि जंगल से सूखे पेड़ ही लाए जाते थे। पेड़ सूख जाएगा, लोग काट के ला लेंगे। जंगल इतने अधिक होते थे, मनुष्य इतने कम होते थे कि पर्याप्त मात्रा में जंगल सूखते थे, मानव का काम चल जाता था, लकड़ियां फल फूल सब कुछ काम चल। औद्योगिक क्रांति आई 1750 के बाद के दौर में। औद्योगिक क्रांति ने कहा कि बड़े बड़े घर चाहिए, बड़े बड़े उद्योग चाहिए, बड़ी बड़ी नौकाएं बनाना है, जलयान बनाने हैं, रेल की पटरियां बिछानी है, बड़े बड़े घर बनाने हैं, इन सब में लकड़ी की जरूरत थी। हमने ताबड़तोड़ जंगल काटना शुरू कर दिया। हम इतनी गति से जंगल काट रहे थे, या आज भी काट रहे हैं, कि उतनी गति से जंगल बन नहीं सकते। अर्थात हम जो संसाधनों का निष्कर्षण कर रहे हैं, वह जिस गति से बन रहे हैं उसकी तुलना में अधिक गति से कर रहे हैं। समझना, संसाधनों का निष्कर्षण तब तक ठीक है जब उसकी क्षमता के भीतर हो। चीता विलुप्त होगा, आप सुनते हैं चीते विलुप्त हो गए। भारत में देखो कूनों से लाए थे 8-9 लाए थे, 8 तो मर गए बेचारे, 2 एक ही बचे हुए हैं। चीता विलुप्त क्यों हुआ भैया हमारे यहां? इसी आधुनिक युग में क्यों हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? जंगलों में चीते जन्म लेते थे, थोड़ा बहुत शिकार उकार होता रहता था, चलते रहता था। आधुनिक युग में बंदूकें आ गई, शिकारी आ गए, चीतों की खाल की स्मगलिंग आ गई। पहले जमाने में तो तलवार लेकर के मारने जाओगे तब न चीता मार पाओगे, और इतनी औकात है मार दोगे जल्दी। ढेर सारे लोग चीते का शिकार करने जाते थे, खुद शिकार बन जाते थे। लेकिन आधुनिक युग में तो बंदूकें आ गई, किसी चट्टान के पीछे छुप करके बैठे हुए हैं,
बेचारा चीता जा रहा है, उसको गोली मार दी है और अपने आप को बहुत बड़े शिकारी करते हैं। अरे छुप करके शिकार किया तो क्या किया, शिकारी तो बाज होता है, खुलेआम झपट्टे मार लेता है। लेकिन ये आधुनिक युग की विसंगति है। तो इन चीतों के जन्म लेने की दर जो होगी उससे अधिक चीते हम मारने लगे, चीते विलुप्त हो गए। तकरीबन सभी जगह यही हो रहा है। पानी अपने आप को स्वच्छ कर रहता है, खुद फिल्टर कर लेता है। नदियों का पानी निकलता है, समुद्र मिलता है, रास्ते में गंदा होता जाता है, फिल्टर कर लेता है, खुद फिल्टर कर लेता है। नदियां अपनी सफाई खुद करती हैं, याद रखिएगा। तो फिर आज नदियों का प्रदूषण क्यों है? दरअसल नदियों की अपनी सफाई करने की एक क्षमता है, उतना ही सफाई कर सकती है, हम उससे ज्यादा उसमें कचरा डालने लगे। इसीलिए कहा जाता है, कहावत कही जाती है कि आप नदियों को साफ मत कीजिए। अक्सर मैं लोगों से कहता हूं, सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग भी शासन प्रशासन में जाना तो जरूर गौर करना। नदियों को साफ मत कीजिए, कचरा डालना बंद कर दीजिए, सफाई वे खुद कर ली। आप बहुत है तो मन बचाइए जंगल लगाने के लिए, जंगल काटना छोड़ दीजिए। आप पॉलीथीन से मुक्ति के लिए बड़े अभियान मत चलाइए, पॉलीथीन उपयोग करना छोड़ दीजिए। प्रकृति अपने आप को स्वयं संतुलित कर ले। तो तात्पर्य यह है कि पर्यावरण की एक क्षमता है। जब भी हम प्रकृति से कोई भी संसाधन पाते हैं, उसी को हम संसाधनों का निष्कर्षण कहते हैं। यदि संसाधनों का निष्कर्षण इनके पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है, ठीक, अधिक नहीं है, यानी जितना पुनर्जनन हो रहा है उतना ही ले रहे हैं, साथ साथ जो अवशेष हैं वो पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर है, ठीक, यदि ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीवन चलता रहेगा जैसे चलता रहा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, यदि मान लीजिए ऐसा नहीं हो रहा है, अर्थात संसाधनों का निष्कर्षण उनके पुनर्जनन की दर से अधिक हो गया है, इतने अवशेष हमने उत्पन्न कर दिए हैं कि पर्यावरण की समावेशन क्षमता के बाहर चले गए हैं, अर्थात ऐसा नहीं हो रहा है, तो जो पर्यावरण होता है यह जीवन पोषण का अपना तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता है। जब भी ऐसा होगा तो जो तीसरा हमने कार्य बताया, जैविक विविधता का, जैविक विविधता का, वह कार्य करने में पर्यावरण असफल हो जाता है, और जो पर्यावरण असफल हो जाता है वहीं पर्यावरण का संकट पैदा होता है। चौथा काम तीसरे से जुड़ा, अर्थात बात निकल कर की आई कि जिसे हम पर्यावरण का संकट कहते हैं वो कब होता है? तो पर्यावरण का संकट तब होता है कि जब पर्यावरण से इतनी ज्यादा चीजें हम निकाल रहे हैं कि जितनी तेज गति से निकाल रहे हैं उतनी तेज गति से वो चीजें बन नहीं पा रही। हम पर्यावरण में इतने अधिक अवशेष उत्पन्न कर दे रहे हैं, इतने अधिक कचरे उत्पन्न कर दे रहे हैं कि पर्यावरण की जो नेचुरल समाशोधन की क्षमता है, उस समाशोधन की क्षमता से ज्यादा अवशेष है, ज्यादा कचरे। और जब भी यह स्थिति आएगी तो पर्यावरण अपना मौलिक कार्य, जैविक और जैविक विविधता का कार्य करने में सफल ही नहीं होगा, सक्षम भी नहीं होगा, और यहीं से हम पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, यहीं जाकर के हम पर्यावरण संकट के मुहाने पर खड़े हो। पूरे के पूरे विश्व में आज यही स्थिति है। विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, जितने भी विकासशील देश हैं उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। दूसरी, जो विकसित देश हैं इनके समृद्ध उपभोग और उत्पादन मानकों ने पर्यावरण के कार्यों पर भारी दबाव डाला है। आप कहोगे क्या है? थोड़ा ठहरिए। विकासशील देशों की जब से सबसे बड़ी संख्या है, पॉपुलेशन अधिक है, अधिक जनसंख्या है तो अधिक संसाधन चाहिए, अधिक संसाधन चाहिए तो अधिक कचरा उत्पन्न होगा, अधिक पर्यावरण का निष्कर्षण होगा। तो विकासशील देश तो अपनी जनसंख्या के लिए मारे जा रहे हैं। जो विकसित देश है इनका समृद्ध उपभोग, ये उपभोग बहुत ज्यादा करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सब धनी लोग हैं, जीवन में उपभोगवाद बहुत अधिक है। एक आदमी नहाता है, सैकड़ों लीटर पानी खत्म कर देता है। वो बाथ टब में, स्विमिंग पूल में जाकर के नहाएंगे, पूरा स्विमिंग पूल का पानी खर्च कर देते हैं। ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, ढेर सारे व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं।
ढेर सारे प्रकार के कॉस्मेटिक्स चाहिए, ढेर सारे प्रकार के केमिकल्स चाहिए, ढेर सारे प्रकार के सिंथेटिक कपड़े चाहिए। कई जंतु मर गए, बेचारे विलुप्त हो गए, क्योंकि बड़े लोग पर्स बनाते थे उनकी खाल से। बताओ, ये भी अजीब फैशन है। सांप की खाल से पर्स बनाएंगे, कछुए को खाएंगे, 12 सिंगा मार देंगे सींग लटकाने के लिए। तो विकसित देशों का जो समृद्ध उपभोग व्यय है, आप देखोगे विकास भारत की तुलना में लंदन का एक आदमी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है। भारत की तुलना में लंदन का एक आदमी पानी ज्यादा खर्च करता है, या एयर पॉल्यूशन ज्यादा करता है, या दुनिया भर की इसकी जो फूड डिमांड है, इस फूड डिमांड के कारण पर्यावरण का नुकसान होता है। दुनिया भर की इसकी जो फैशन डिमांड है, इस फैशन डिमांड के कारण पर्यावरण का नुकसान होता है। दुनिया भर के इसके केमिकल डिमांड है, इस केमिकल डिमांड के कारण पर्यावरण का नुकसान होता है। सब कुछ ये समृद्ध उपभोग व्यय में ही तो हो रहा है। साथ साथ इनके जो उत्पादन मानक हैं, विकसित देशों की उत्पादन क्षमता अधिक है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, बड़ी बड़ी मशीनें भारत में, उत्तर भारत में आप देखोगे, यूपी बिहार में कहीं जंगल नहीं मिलते, पहले बहुत थे। सारे सागौन के जंगल काट काट करके अंग्रेज ले गए, उसे बनाया क्या, सागौन की लकड़ी पानी में सड़ती नहीं है, उससे जहाजें बनाई गई। अब जंगल काटने के लिए उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई थी। सोचो, जंगल काटने के लिए उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी, जंगल काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लाई, पूरे अमेजन को साफ कर डाले ये यूरोप वाले लोग। भारत में पूरा उत्तर भारत का मैदान ही साफ कर डाले। ये जो यूपी बिहार का प्लेन दिखता नहीं है, बहुत जंगल थे, विशेष करके सागौन के जंगल थे। बड़ी बड़ी मशीन लाए, मजदूर लाए, जंगल की लकड़ी काट करके लकड़ी के लिए रेलवे लाइन बिछा दी है कि लकड़ी उस पर लाद लाद करके ले जाएंगे मुंबई और कलकत्ता, मुंबई और कलकत्ता एयरपोर्ट, वहां से लंदन ले जाएंगे, बड़ी बड़ी जहाजें बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे, अमेजन साफ कर दिए। तो एक तरफ विकासशील देशों की आज के दौर में जो जनसंख्या का दबाव है, और दूसरा पहले से ही विकसित देशों ने जो समृद्ध उपभोग और बहुत ज्यादा समृद्ध उत्पादन के मानक तय कर दिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़ी बड़ी मशीनरियां, इन सब ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला। इन सब ने क्या किया, पर्यावरण पर भारी दबाव डाला। परिणाम था अनेक संसाधन विलुप्त हो गए हैं और सृजित अवशेष पर्यावरण के समावेशी क्षमता के बाहर है। यानी उस विकास की प्रक्रिया में ढेर सारे संसाधन तो विलुप्त हो गए, और उस विकास की प्रक्रिया में जो अवशेष बने हैं, इसी को सृजित अवशेष लिखा गया है। सृजित अवशेष मतलब जो अवशेष बने हैं यह पर्यावरण के अवशोषी क्षमता के बाहर है। अब प्लास्टिक प्राकृतिक चीज तो है नहीं, और पर्यावरण हमेशा प्राकृतिक चीजों का अवशोषण करता है। तो प्लास्टिक इतना उत्पादन कर दिया कि प्लास्टिक का हम अवशोषण नहीं कर पा रहा है हमारा पर्यावरण। इतने अधिक केमिकल उत्पादन कर दिए, पर्यावरण उस केमिकल का अवशोषण नहीं कर पा रहा है। यानी कुल मिला जुला करके आज हम जिस पर्यावरण संकट के मुहाने पर खड़े हैं, उसका जन्म ये इसलिए हुआ है क्योंकि इतने अवशेष हमने उत्पादन कर दिए जो पर्यावरण की अवशेषी क्षमता के बाहर है। इतनी ज्यादा हमने अपनी डिमांड बढ़ा ली कि कई संसाधनों को हमने विलुप्त कर दिया। ये रहा पर्यावरण और पर्यावरण के कार्य और पर्यावरण प्रदूषण के खतरे। अब 2-3 खतरों की मैं बात करूंगा। एक को कहा जाता है वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग। तो आओ सीधे से समझा देता हूं उसको। देखो, यह है हमारी पृथ्वी, यह हमारी पृथ्वी अर्थ, ठीक। ये सब चीज भूगोल वाले सर आपको बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, हम जितना एनसीईआरटी उतना ही बताया। यह अर्थ, इस पर आती है सोलर रेडिएशन, ठीक, सन है, इस पर सोलर रेडिएशन आ रही है, ठीक, सोलर रेडिएशन आ रही है, आती है, टकरा करके ये जाती है। जब ये टकरा करके जाती है, आते वक्त ये शॉर्ट वेव में रहती है, जब टकरा के जाती है तो लॉन्ग वेव में तब्दील हो जाती है। और जब टकरा कर जाती है तो पृथ्वी पर एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, यह बड़ी मजेदार भी गैस है, इसे पृथ्वी का कंबल कहते हैं।
तो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे फैली हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इनमें से कुछ किरणों को, कुछ रेज को, कुछ सन रेज को रोक लेती है। कुछ सनरेज को क्या कर दिया, रोक लिया। ये नेचुरल प्रक्रिया है। तो जितनी आई टकरा के गई, इनमें से कुछ को इसने क्या कर दिया, रोक लिया, कुछ को रोक लिया। इन्हीं रुकी हुई किरणों के कारण पृथ्वी गर्म होती है। पृथ्वी पर एक ताप रहता है, जीवन का ताप रहता है। हुआ क्या, हो गई औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से हमने लगा लिए ढेर सारी फैक्ट्रियां, हमने फैक्ट्री लगा ली। इन फैक्ट्रियों से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक, बहुत सारी मीथेन गैस इत्यादि निकली। हुआ क्या कि पृथ्वी पर जितना संतुलित कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, उससे बहुत ज्यादा निकल गया। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकल जाएगा, तो यहां से जो किरणें आ रही हैं, रेज आ रही हैं, जब भी वापस जाएंगी ये CO2 क्या करेगा, इन्हें रोक लेगा। इन्हें क्या करेगा, रोक लेगा। यानी ढेर सारी किरणें यहां रुकने लगी। और जब ढेर सारी किरणें रुकने लगेंगी, ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, जिसे हम ग्लोब भी कहते हैं, ठीक, यह क्या हो जाएगा, यह वार्मिंग का शिकार हो जाएगा, यह गर्मी का शिकार हो जाएगा। और इसे ही कहा गया ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। इसे ही क्या कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। इसे ही कहा गया ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। समझ में आ गई बात? इसे ही ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहा गया। इसे कोई दिक्कत? अब पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है। अब जब पूरी पृथ्वी गर्म होगी तो ग्लेशियर है वो भी गर्म होगा, पिघलेगा, समुद्र का तल बढ़ेगा, पूरा का पूरा जो मानसून का पैटर्न है वो बदल जाएगा, वर्षा का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा, उसके ढेर सारे प्रभाव होंगे। इसी को कहते हैं वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग। अब आइए इसके प्रभाव पर, एनसीईआरटी में मैंने इसलिए समझा दिया कि एक इमेज बन जाए तो आसानी से सुने। अर्थात जिसे हम कहते हैं वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। किरणें रुकी, तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया। यानी पृथ्वी का, ग्लोब का जो वार्मिंग हुई, औसत तापमान में वृद्धि हुई, उसी को क्या कह दिए, ग्लोबल वार्मिंग। यह जो वैश्विक उष्णता है, औद्योगिक क्रांति से हुआ क्या, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी हुई। देखो यहां हमने बताया औद्योगिक क्रांति आई, फैक्ट्रियां लगी, इससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड समेत अन्य जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें थे इस फैक्ट्रियों से ज्यादा निकली, गाड़ियों के धुएं से ज्यादा निकली, सब जगह से निकली। जब सब जगह से गैसें ज्यादा निकली, तो इन गैसों ने ज्यादा किरणों को रोका और पूरे के पूरे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगी, जिसे वैश्विक उष्णता कहा गया। ठीक, अब देखो जिसे क्या कहा गया, वैश्विक उष्णता कहा गया। जो वर्तमान की वैश्विक उष्णता है, जो वर्तमान की ग्लोबल वार्मिंग है, वो अधिकांशतः मानव प्रेरित ही है, मानव द्वारा ही की गई है। ठीक, अब कैसे हुई, हुआ क्या कि मानव ने वनों का विनाश किया, जीवाश्म ईंधन को जलाया, और इस वनों के विनाश से और जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हुई। ठीक, और इस वृद्धि का परिणाम क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। एक तरफ अब पौधे ही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। एक तरफ जंगलों का विनाश किया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी कम होने लगा। दूसरी तरफ आपने ढेर सारे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर दिया, ढेर सारे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन सब वातावरण में आ गए। तो कुल मिला जुला करके पूरी की पूरी पृथ्वी गर्म हो गई। अगर हम गैसों के उत्सर्जन का एक आंकड़ा निकाले, तो जब भी आंकड़ा वर्तमान में निकालते हैं तो 1750 के पहले की स्थिति, पूर्व की स्थितियों से कल्पना करते हैं, तुलना करते हैं। क्योंकि 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति आती है, जोर पकड़ती है धीरे धीरे।
1750 के पहले का जो पर्यावरण है वही नेचुरल पर्यावरण है, इसलिए हम 1750 को एक लकीर मानते हैं। ठीक, अगर हम 1750 के पूर्व औद्योगिक स्तरों से अब की तुलना करें, यानी 1750 के पूर्व क्या है, पूर्व औद्योगिक स्तर उसे कहते हैं। तब मॉडर्न उद्योग नहीं थे, मशीन पर आधारित उद्योग नहीं थे, तो वहीं से ना भाई तुलना की जाएगी। तो 1750 के पूर्व औद्योगिक स्तरों की अगर तुलना करें तो एक आंकड़ा कहता है कि अब तक कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 यानी मीथेन के वायुमंडलीय संकेंद्रण में क्रमशः 31% और 149% की वृद्धि हुई है। यानी 1750 के पहले जितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो संतुलित कार्बन डाइऑक्साइड थी, 1750 के बाद की जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जो आज तक जारी है, उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कितनी वृद्धि हुई है, 31% वृद्धि हुई है। मीथेन के उत्सर्जन में कितनी वृद्धि हुई है, बाप रे बाप, 149% की वृद्धि। और इन सब का परिणाम यह निकला कि पिछली शताब्दी में वायुमंडलीय तापन में तकरीबन 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर डिग्री सेल्सियस में कहा था तो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। यूपीएससी ने सवाल पूछा है। और इससे क्या हुआ, पृथ्वी का तापमान बढ़ा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, तो समुद्र तल कई इंच ऊपर उठ गया है। ठीक, समुद्र तल कई इंच ऊपर उठ गया है, पानी बढ़ा, तटीय देश खतरे में है। ठीक, साथ साथ इस ग्लोबल वार्मिंग के कुछ दीर्घकालीन परिणाम भी हैं जो लंबे समय बाद हमारे सामने आएंगे, जैसे ध्रुवीय हिम का पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना, परिणाम स्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि, बाढ़ का प्रकोप, बाढ़ें ज्यादा आएंगी, हिम पिघलाव पर निर्भर पेयजल की पूर्ति में पारिस्थितिक असंतुलन आ जाएगा। ठीक, जो हिम के पिघलने से नदियों में एक निरंतर पानी आता है, वाटर सप्लाई होती है, उससे क्या होगा, हिम ज्यादा पिघलेगा, अचानक बाढ़ आ जाएगा। और जब अचानक बाढ़ जाएगा एक समय, तो उससे क्या होगा, कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। आप देखते होंगे कि आज के दौर में उष्णकटिबंधीय तूफान अब ज्यादा आ रहे हैं। तो उष्णकटिबंधीय तूफानों में क्या हो गई, बारंबारता आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी, ज्यादा आने लगेंगे। तापमान बढ़ने के बाद जो इक्वेटर के आसपास लोग रहते हैं, उन्हें वो लोग कई नए किस्म के रोगों के प्रभाव में आएंगे, जिसे उष्णकटिबंधीय रोग कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय रोगों में बढ़ोतरी होगी, ये सब होगा। इसीलिए 1992 में पूरी दुनिया के नेता इकट्ठा हुए थे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, और उन्होंने कहा कि पृथ्वी को बचाने का एक सम्मेलन किया जाए, जिसे अर्थ समिट कहा गया, पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। और कहा गया कि एक अंतरराष्ट्रीय समझौते पर पहुंचे पूरी दुनिया, ताकि पूरी दुनिया एक साथ धीरे धीरे कार्बन के उत्सर्जन को कम करे। 1992 के इस अर्थ समिट में तो बात नहीं बनी, लेकिन बात चल तो पड़ी थी। धीरे धीरे दुनिया के नेता हर साल किसी न किसी देश में मिलते रहे, वार्ता आगे बढ़ते रहे। 1997 में यही लोग जो 1992 में मिले थे ब्राजील के रियो शहर में, 1997 में ये लोग मिलते हैं जापान के क्योटो शहर में। 1997 में ये लोग मिलते हैं जापान के क्योटो शहर में। और ये सारे नेता जो मिल रहे थे वो यूनाइटेड नेशन की पहल पर, उसके प्रावधान पर मिल रहे थे, और ये एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तहत मिल रहे थे, जिसे पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहा जाता था। यानी बात शुरू हुई थी 1992 से। 1992 में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पहला सम्मेलन था जिसे रियो सम्मेलन कहते हैं। और कहा गया कि पूरी दुनिया के देश एक साथ प्रयास करें कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकें, अर्थात कैसे हम कार्बन उत्सर्जन इत्यादि को कम करें। तो धीरे धीरे हर साल मिलते रहे, बात नहीं बनी। बात अंततः आकर के बनी थी 1997 के जापान के क्योटो में। और 1997 के क्योटो जापान में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसमें इस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ, और इसी समझौते को कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसी समझौते को कहा जाता है क्योटो, क्या कहा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसी समझौते को कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक,
इस समझौते में तय हुआ कि जो औद्योगिक राष्ट्र हैं या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की पहल करेंगे, या यूं कहिए कि इस समझौते में औद्योगिक राष्ट्रों से कहा गया कि भैया धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कीजिए। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में इसको पढ़ेंगे आप लोगों ने, क्योटो में क्या क्या हुआ, ये सब बातें हुई। यानी क्योटो प्रोटोकॉल पहला वो सम्मेलन था, या पहली वो सम्मेलन नहीं, सॉरी, पहली वो, हाँ, ऐसे इस तरह से कह सकते हैं कि पहला सम्मेलन था जो पूरे पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौते पर पहुंचा। वैसे पहला सम्मेलन तो रियो ही था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर ही था, जो 1992 में हुआ था, जिसे अर्थ समिट कहा गया था, पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। पहला सम्मेलन तो वो था, लेकिन उस सम्मेलन में शुरुआत हुई वार्ता की, कोई संधि नहीं हुई। संधि समझौता आकर के 1997 के क्योटो में हुआ था, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये कहानी रही किसकी? तो ये कहानी रही ग्लोबल वार्मिंग की। अब थोड़ा ओजोन डिप्लेशन की बात करते हैं, ओजोन अपक्षय की बात करते हैं। जब हम ओजोन अपक्षय की बात करते हैं तो आइए देखो होता क्या है, इसको ऐसा सिंपल समझा देता हूं। यह है हमारी पृथ्वी, पहले समझ लो, यह है हमारी पृथ्वी, अर्थ, ठीक। इसके ऊपर है समताप मंडल, और यहां एक है काला से नहीं सफेद से, यह है समताप मंडल। ठीक, ये गैसों का एक लेयर है, वातावरण का एक लेयर है समताप मंडल का। इसमें ढेर सारी ओजोन गैस भरी हुई है। ओजोन एकदम कॉम्पैक्ट रूप से ऐसे गैस का एक परत है पर्यावरण पर, वातावरण पर। ये जो ओजोन है यह O3 कहा जाता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, इसको कहा जाता है O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक। यह ऐसे एकदम कॉम्पैक्ट लेयर है पूरे पृथ्वी के चारों तरफ। ये बड़ी मजेदार है, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा सन है, जो हमारा सन है, इस सन से जो सन रेज निकलती है, इसमें यूवी रेज भी होती है, अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है। यह अल्ट्रावायलेट रेज जब आती है तो यह क्या करता है, इसको अवशोषित कर लेता है। ढेर सारी अल्ट्रावायलेट रेज को यह अवशोषित कर लेता है, यानी इससे छन छन करके आती है, फिल्टर होकर के आती है। यानी यूं कहो कि पृथ्वी पर जब यूवी रेज आती है तो यह काफी कमजोर हो गई होती है, तो कमजोर होकर यूवी रह जाती है और हमारे लिए बड़ी लाभदायक होती है। लेकिन हुआ क्या, पृथ्वी पर हमने औद्योगिकरण किया, खूब एसी चलाई, खूब फ्रिज का प्रयोग किया, खूब ढेर सारे अग्निशामक यंत्र चलाए, खूब एरोसॉल का प्रयोग किया, खूब फोम वाले गद्दे बनाए, और इन सब से क्या हुआ कि ऐसे पदार्थ, जैसे एसी में CFC का प्रयोग होता है, क्लोरीन फ्लोरीन का प्रयोग होता है, हुआ क्या कि हमारे वातावरण में ढेर सारे क्लोरीन और ढेर सारे ब्रोमीन का उत्सर्जन हुआ। किसका उत्सर्जन हुआ? क्लोरीन का और ब्रोमीन का उत्सर्जन हुआ। ये ऊपर पहुंचे उड़ उड़ करके, और यहां जाकर के ये क्या हो गए, ठंडे हो गए। कौन ठंडा हो गया? तो ठंडे हो गए क्लोरीन और ब्रोमीन। और इस ठंडे क्लोरीन और ब्रोमीन ने इससे क्या किया, इस O3 से रिएक्शन करके इसको 3 भागों में तोड़ दिया। एक ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तीनों को अलग कर दिया। जैसे गांव समाज में नहीं, सारों कुछ घर फोड़ू लोग होते हैं, जिसके घर में जाएंगे उसके घर में झगड़ा ही करा देंगे। तो क्लोरीन ब्रोमीन नीचे से गैस के रूप में उड़ करके गया, ऊपर पहुंच के ठंडा हुआ रिएक्शन करके, यानी O3 था तो ओजोन था, लेयर कंपैक्ट थी। लेकिन जब ये 3 भागों में टूटा तो लेयर एकदम क्या हो गई, इजी हो गई। तो कई किलोमीटर में, 200 400 300 किलोमीटर में ऐसे ऐसे जगह बन गई है जहां ये ओजोन लेयर बहुत पतली हो गई है। अब ये जो सनलाइट है, सनलाइट तो चारों तरफ से आ रहा है, तो यहां जब मोटा वाला एजेंट लोअर मिलता है, जब मोटा वाला मिलता है बेचारा कमजोर होके आता है।
लेकिन होता क्या है कि जब ये पतले वाले से, यानी जहां ये सब क्लोरीन ब्रोमीन पहुंचे हैं, जहां अपक्षा हो गया, पतली हो गई है, 3 से वो नीचे आ जाता है। और जब नीचे आ जाता है, यह हमें ढेर सारी बीमारियां करता है, ढेर सारे बहुत मजबूत वाला यूवी रेज आ जाता है। भाई रास्ता नहीं मिल रहा है तो एकदम यूवी रेज जो आएगा वह बहुत मजबूत वाला आएगा, यहां पहुंच गया। इसी को ओजोन परत का क्षरण बोलते हैं, ओजोन अपक्षय बोलते हैं। तो ओजोन अपक्षय यही है, ओजोन परत वीक हो गई, अब पृथ्वी पर आएगा, ढेर सारे बीमारियां, स्किन कैंसर वंसर करता है, यह भी बहुत दिक्कत वाला मामला है। तो प्रदूषण का जो दूसरा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ओजोन अपक्षय। तो अर्थात ओजोन अपक्षय का अर्थ, अब एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन बता देता हूं। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी। कैसे समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी, समझ गए? O3 टूट करके 3 गो बन गया था। ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर से है, क्लोरीन ब्रोमीन पहुंचे इन यौगिकों के मूल में है। तो आप लोग कहोगे ना कि क्लोरीन ब्रोमीन पहुंचे कहां से? तो क्लोरीन ब्रोमीन पहुंचे सीएफसी से। हम सीएफसी का यूज करते हैं कहां? तो रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, जितने भी ठंडा करने वाले पदार्थ उनमें में। हम एरोसोल का उपयोग करते हैं प्रोपेलेंट्स में, ठीक। अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग करते हैं ब्रोमो फ्लोरोकार्बन। तो इन सब से क्लोरीन निकलते हैं, इन सब से ब्रोमीन निकलती है, और ये कहां पहुंचते हैं? ये पहुंच जाते हैं सीधे समताप मंडल में, और उसको कमजोर कर देते हैं, O3 को 3O में तोड़ देते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, यूवी रेज होती हैं, वह पृथ्वी की ओर आती हैं, जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। इस यूवी रेज के डायरेक्ट आ जाने से स्किन कैंसर होता है, या पादप प्लवक फिटोप्लैंक्टन के उत्पादन को कम कर देता है। दरअसल जो आपका समुद्र है, आपको एक बात मैं बताता हूं, जो ये मान लो ये समुद्र है, ये हमारा समुद्र है, पानी पानी है, सब कुछ है। इस समुद्र में छोटे छोटे पौधे होते हैं, इस समुद्र में छोटे छोटे पौधे होते हैं, जिसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, पादप प्लवक जिसे कहते हैं, जिसे पादप प्लवक बोलते हैं। ये लोग ये बहुत ज्यादा खाद्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं, और पूरा का पूरा समुद्र की पारिस्थितिकी इन्हीं पर चलती है, इन्हीं से जितने जीव जंतु है सब खाते हैं। यही बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। यूवी रेज क्या करता है? इसको मारता है, इसको मारता है। तो जो भैया फाइटोप्लैंक्टन ही मर जाएगा तो पूरी की पूरी समुद्र की आहार श्रृंखला ही टूट जाएगी, जीवों की संख्या में कमी हो जाएगी, वनस्पतियों की संख्या में कमी हो जाएगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा खतरा है इस ओजोन परत के क्षमता को। ये क्या करता है? यानी फाइटोप्लैंक्टन मार दिया। अब इस फाइटोप्लैंक्टन को होता क्या है? ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, देखो ये फाइटोप्लैंक्टन है छोटा वाला, जिसको एक तरफ ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रहा है, दूसरी तरफ ये बहुत तेज में है, सड़ता है, तो समुद्र में एक प्रकार का जैविक फर्टिलाइजर बनाता रहता है। तीसरा, इसको छोटे छोटे जलीय जीव खाते हैं, छोटे जलीय जीव, छोटी छोटी वाली मछलियां इनको खा लेंगे, फिर इनको बड़े जलीय जीव खाते हैं, फिर उनको उसका बड़ा वाला खाता है। यानी सबके मूल में क्या है? ये छोटकू सा दिखने वाला पौधा है, और यही कम हो रहा है तो पूरी की पूरी समुद्र की आहार श्रृंखला क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गई बात? साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ये करेगा, कम हो जाएगा, तो प्रकृति में संकेंद्र बढ़ता जाएगा। इसके अलावा जो यूवी रेज है, वो जो स्थल वाले पौधे हैं, या यूवी रेज जब स्थल वाले पौधों पर पड़ता है तो इनकी समृद्धि को बहुत तेजी से प्रभावित करता है। ठीक, 1989 से 90 के बीच अगर हम आंकड़े की बात करें, ओजोन स्तर में लगभग 5% की कमी आई। इसलिए अनुमानित ओजोन में कमी विश्व भर में चिंता का विषय बनी। 5% की कमी आई। तो भाई इस ओजोन की कमी को कैसे भरा जाए, इससे कैसा लड़ा जाए? तो पूरी दुनिया एक संधि और समझौते पर पहुंची, जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जिसे क्या कहा जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यानी पूरी दुनिया ने एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को अपनाया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत पूरी दुनिया में एक समझौता हो चुका है, एक संधि हो चुकी है, जिसके तहत सीएफसी के जितने भी यौगिक हैं और जितने भी ओजोन अपक्षय करने वाले रसायन हैं, इनके प्रयोग पर रोक लगाना पड़ा। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड पर रोक लग चुका है, यह भी यूपीएससी में सवाल है, कई स्टेट वीसीएस में पूछा गया है। ट्रिक्लोरेथेन पर रोक लगा चुका है,
ठीक, ब्रोमाइड यौगिक पर भी रोक लगा दिया गया है, जिन्हें हेलोन के कंपाउंड कहते हैं। इन सब पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत रोक लगा दिया गया है ताकि ओजोन अपक्षय कम हो। ये तो हमने ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन अपक्षय, इन सब की थी। अब थोड़ा भारत की पर्यावरणीय स्थिति की हम चर्चा करते हैं। ठीक, भारत की जो अत्यधिक गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनमें है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा क्षरण, वन्य कटाव और वन्य जीवन की विलुप्ति। आप देख रहे हो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे भारत की गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं हैं, है कि नहीं? एक एक लाइन में देखा जाए तो भूमि का अपक्षय, भूमि केमिकल्स के कारण तमाम प्रकार से नष्ट हो रही है, जैविक विविधता की हानि, ढेर सारे प्रकार के हमारे जंतु पौधे विलुप्त हो गए, शहरी क्षेत्रों में इतनी गाड़ियां हैं, कितना प्रदूषण हो गया है। तो शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण, ताजे पानी के प्रबंधन की समस्या, पीने योग्य पानी सबको उपलब्ध नहीं है, ठोस अपशिष्ट, ठोस कचरा बहुत ज्यादा हो गया है, हम कचरे के पहाड़ बनाते जा रहे हैं, चारों तरफ आप लगोगे तो कचरा ही दिखेगा, ऐसा लगता है भारत कचरे पर ही खड़ा है, कभी कचरे का देश न कहा जाने लगा। ठीक, अगर भूमि अपक्षय की बात किया जाए, भूमि अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है, जो कि मुख्य रूप से भूमि के अस्थिर प्रयोगों और अनुपयुक्त प्रबंधन के कारण हुआ है। भूमि अपक्षय के लिए अगर कुछ उत्तरदायी कारकों पर विचार किया जाए तो 2-3 कारक है। एक कारक है, पहला है कि वनों का विनाश किया गया और वन विनाश के परिणाम स्वरूप वनस्पतियों की बहुत हानि हुई है। जो जलाऊ लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं, वो जंगल से काट काट कर ढेर सारी जलान की लकड़ी ला लिए और जंगल लगाए नहीं। चारे का निष्कर्ष, ढेर सारे घास के मैदानों से हमने चारा लिया लेकिन चारों के प्रबंधन की काम नहीं की। खेती बाड़ी को बढ़ाने के चक्कर में एक तरफ जहां वनों को साफ करके खेतों का विस्तार किया, दूसरी तरफ खेतों में बहुत ज्यादा केमिकल्स का प्रयोग किया, जिससे पूरी की पूरी मिट्टी संकट में आ गई। वन भूमि का अतिक्रमण कर लिया है, जंगल में शहर घुसा दिया है। ठीक, वनों में आग लगती है, अत्यधिक चराई होती है। भू संरक्षण होते के लिए, मिट्टी के संरक्षण के लिए हम समुचित उपायों को नहीं अपना पा रहे हैं, न व्यक्ति के स्तर पर, न समाज के स्तर पर, न सरकार के स्तर पर। हमारा फसल चक्र पूरा खराब हो गया है। जहां मोटे अनाज उगाने चाहिए वहां हम गेहूं चावल उगाते जा रहे हैं, गन्ना उगाते जा रहे हैं। कम पानी के क्षेत्रों में अधिक पानी की चीजें उगा रहे हैं, बहुत ज्यादा वाटर का प्रयोग करना पड़ रहा है। हम केमिकल्स, रसायन, कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक खाद, कीटनाशकों, इनको का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंचाई व्यवस्था का भी हमने बहुत प्लान्ड वे में नहीं लगाया है। हम पूरे के पूरे पानी का अविवेकपूर्ण प्रबंधन कर दिए, जिससे क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा पानी का संकट आ गया है। भूमि जल का हम पूर्ण क्षमता से अत्यधिक निष्कर्षण कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर फिक्स है, इतना होगा, लेकिन इतने नलकूप लगा दिए हमने कि एक साल अगर मानसून का बारिश ना हो तो पीने का पानी का संकट आ जाएगा। भूमि जल का भी हमने बहुत बेकार तरीके से प्रबंधन किया है, बहुत अविवेकपूर्ण निष्कर्षण किया है। लाइन आ गई, मोटर चला दीजिए, पानी बहता रह रहा है। ठीक, अब संसाधनों की जो निर्बाध उपलब्धता है, कि मतलब हमारे पास जो जो संसाधन ज्यादा उपलब्ध थे, बेमतलब का हमने बहुत बुरी तरह से उनको खर्च कर दिया। कृषि पर निर्भर लोग बड़े दरिद्र हैं, कृषि को हम व्यवसाय के रूप में विकसित नहीं कर पा रहे हैं। इससे वे लोग जंगल की कटाई इत्यादि में भी शामिल हो जाते हैं, पर्यावरण का नुकसान हो जाता है। अगर हम आंकड़े की बात करें तो पूरे देश में प्रति व्यक्ति जो जंगल भूमि है केवल 0.06 हेक्टेयर है। यानी अगर एक एक व्यक्ति के हिस्से की बात करें तो एक एक व्यक्ति के हिस्से में 0.06 हेक्टेयर जंगल आएगा। ठीक, जबकि एक एक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम 0.47 हेक्टेयर जंगल भूमि चाहिए। तो ये भारत की समस्या है और कमोवेश यही दुनिया की समस्या। तो अब इस समस्या का समाधान क्या होगा? क्या विकास को छोड़ दें? चले फिर से उस युग में जहां जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, बैलगाड़ी वगैरह से घूमते थे। कभी कभी लगता है कि चले ना, मजा आएगा, चलोगे हमारे साथ? लेकिन चलेंगे कैसे? इस दुनिया में प्रकृति में पीछे मुड़ने के रास्ते नहीं होते। लेकिन कभी मेरा बस चले तो मैं तो लेके चला जाऊं। चलो उसी गांव में बैलगाड़ियों से घूमेंगे, खेती बाड़ी करेंगे,
एक सुंदर खूबसूरत सी दुनिया होगी, सब कुछ स्वस्थ पानी होगा, खूब हवा होगी, बेहतर मिट्टी होगी, मौसम सब अपनी जगह होंगे, गीत गा गा करके खेतों में धान की रोपनी की जाएगी। पुनः वही वाला भारत, सस्य श्यामला धरती होगी, कोई तनाव नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई शोषण नहीं। कितना सुंदर लग रहा है सोचने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समय का पहिया पीछे नहीं घुमा सकते, आगे जाना। अब आगे जाना होगा, यानी विकास को छोड़ नहीं सकते। तो लोग इकट्ठे हुए, हमने शुरू में ही बताया था। और बात किसकी हुई कि विकास के नए मॉडल को चलें, जिसे कहा गया धारणीय विकास। और धारणीय विकास की जो अवधारणा है, उस पर संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण और विकास सम्मेलन होता है, जिसे हम यूनिसेफ के सम्मेलन भी कहते हैं, उसमें बल दिया गया। ठीक, यूनाइटेड नेशन का जो सम्मेलन होता है उस पर बल दिया गया। और धारणीय विकास को इसी संयुक्त राष्ट्र और पर्यावरण सम्मेलन में परिभाषित किया गया। और कहा गया, जो परिभाषा दी गई इस धारणीय विकास की, उसमें कहा गया कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समायोजन किए बिना पूरा कर सके। अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतें तो पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों का ध्यान रखे। अर्थात पानी का उपयोग तो करे, लेकिन सोचे कि अरे पूरा पानी गंदा नहीं करना है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी साफ पानी चाहिए। धरती पर खेती बाड़ी करे, लेकिन रसायनों का इतना कम उपयोग करे कि सोचे ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को जहरीली मिट्टी मिल जाए। वो वायु का उपयोग करे, लेकिन वायु को इतना प्रदूषित न कर दे कि आने वाली पीढ़ियां सांस लेने पर। अर्थात विकास की प्रक्रिया में संसाधनों का इस तरह प्रबंधन किया जाए कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा करें, भविष्य की पीढ़ी की भी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। ठीक? यही है धारणीय विकास कहा जाता है। ठीक, एक ब्रुकलैंड कमीशन बना था। एक ब्रुकलैंड कमीशन ने कहा कि विकास की प्रक्रिया में इस बात पर जोर दीजिए कि कैसे भावी पीढ़ी को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक, कैसे संरक्षित किया जाता है। ठीक, कई पर्यावरणविदों ने यह तर्क दिया कि उन्होंने तर्क दिया कि हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। अरे हमें भूमंडल व्यवस्थित तो नहीं मिला, हमें तो प्रदूषण वाला मिला है। तो किसने दिया? हमारी पिछली पीढ़ी ने। लेकिन उस पिछली पीढ़ी को तो प्रदूषित वाला नहीं मिला था, उसे बेहतर मिला था। किसने दिया था? पिछली पीढ़ी ने। तो कहा गया कि हर व्यक्ति का, किसी भी पद और प्रतिष्ठा पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। हम अपने स्तर से इतना काम करेंगे। हम व्यक्ति के स्तर पर होंगे कि दो व्यक्ति के स्तर पर करेंगे। जब सरकार के स्तर पर होंगे तो सरकार के स्तर पर करेंगे। जब समाज में समाज के नेता के स्तर पर होंगे तो नेता के स्तर पर करेंगे। ठीक, लेकिन हम हमेशा ऐसी पहल करेंगे कि जिससे भविष्य की पीढ़ियों को, भविष्य की आने वाले लोगों को भी एक बेहतर धरती मिल सके। यह हमारी सबकी दायित्व है, यह हमारी सबके दायित्व। इसीलिए मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, हर जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाना। लगा रहे हो ना तुम लोग, की भूल गए? मेरे संकल्प और प्रहार के सारे विद्यार्थी बताए हुए भूल तो नहीं गए? रुको, किस दिन बैच में आकर के मैं पूछता हूं, भूल तो नहीं गए? हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना है। ठीक? उसके बाद केक वो काटना है जो तुम लोग काटते रहते। एक दिन आप लोग बैच में आकर के मैं पूछ रहा हूं सबसे। अर्थात हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसे कहें तो वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। यानी हर वर्तमान पीढ़ी का एक दायित्व है। अभी वर्तमान पीढ़ी हम है, हर वर्तमान पीढ़ी का उत्तरदायित्व है कि जो आगामी पीढ़ी है उसे एक बेहतर पर्यावरण सौंपे उत्तराधिकार के रूप। जैसे राजा अपना उत्तराधिकार दे देता था अपने बेटे युवराज को, पूरा राज्य उत्तराधिकार के रूप में युवराज को दे देता था। आज हमारे माता पिता अपनी संतानों को अपने जीवन भर की संचित संपत्ति दे देते हैं कि नहीं दे देते हैं? उत्तराधिकार के रूप में देते हैं।
माता पिता की सभी संपत्ति किसको मिलती है? पुत्र को मिलती है, पुत्रियों को मिलती है, क्योंकि वही उसके उत्तराधिकारी होते हैं, इसे उत्तराधिकार कहा जाता है। तो ठीक वैसे ही हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है, हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर पृथ्वी भी दें, बेहतर जल दें, बेहतर जमीन दें, बेहतर वायु दें। ये लोग भी गौरैया देख पाए, वे लोग भी गिद्ध देख पाए, वे लोग भी चीते देख पाए। ऐसा ना हो कि बेचारे डिस्कवरी चैनल आन आन करके पशु पक्षी दिख रहे। यह हर पीढ़ी का दायित्व है और यही है धारणीय विकास। अब कहा गया कि तो इस धारणीय विकास को प्राप्त करने में क्या क्या किया जाना चाहिए। तो कहा गया कि धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए कुछ रणनीतियां अपनानी होंगी और इस रणनीतियों में कुछ चीजों पर बहुत खास ध्यान देना होगा। जैसे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना होगा, यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इनका उपयोग होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गोबर गैस प्लांट लगाने होंगे, या तो एलपीजी गैस का वितरण कीजिए या एलपीजी गोबर गैस प्लांट लगा दीजिए। शहरी क्षेत्रों में सीएनजी उच्च दाब प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी से गाड़ियां चलानी होगी। विंड एनर्जी यानी वायु शक्ति का अधिक इस्तेमाल करना होगा। फोटोवोल्टिक सेल यानी सोलर पैनल द्वारा सौर शक्ति का उत्पादन करना होगा। छोटे छोटे नदियों पर लघु जलीय प्लांट लगाने होंगे, तब जाकर के हम धारणीय विकास को प्राप्त कर पाएंगे। जितने भी हमारे पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार हैं, विशेष करके खेती बाड़ी के संबंध में, जल जंगल जमीन के संरक्षण के संबंध में जो पारंपरिक ज्ञान है, पीढ़ियों का ज्ञान है, उसका जिसे हम भूल चुके हैं पुनः उपयोग करना होगा। जैविक कंपोस्ट खाद का उपयोग करना होगा, जैविक कीटनाशक का उपयोग करना होगा, और ये सब हम कर लेंगे तो हम धारणीय विकास को प्राप्त कर लेंगे। साथ साथ इन सब के अलावा 2015 में यूनाइटेड ने दुनिया के सभी देशों को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी दिया, सतत विकास के लक्ष्य भी दिए, जो 17 लक्ष्य हैं, 17 गोल है। इसी एनसीईआरटी में हम आप चर्चा भी कर चुके हैं। साथ साथ जब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इनको कहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत कहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास लक्ष्य, इसी को धारणीय विकास लक्ष्य भी कहते हैं, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। तो जब हम बुक पढ़ेंगे तो बुक में इसी धारणीय विकास को हम और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी एनसीईआरटी जितनी बातें करती है उसी बातों को हमने खोल करके ओपन करके बता दिया। यह रहा आपका चैप्टर पर्यावरण और धारणीय विकास। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा, समझ में आ जाए, अच्छा लग जाए, याद हो जाए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो मुझे आप क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। और साथ साथ मेरे सारे विद्यार्थी सुन लें, अपना ख्याल रखा करें, पढ़ाई करें, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखा करें, और अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसका पालन पोषण भी करें, भूल नहीं जाना है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास।